तो एक वेब पेज जो कि एक फ्रंट पेज होगा, लैंडिंग पेज होगा, कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट ओपन करे तो उसके सामने ये पेज ओपन होगा। तो इस पेज को बनाने से शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे पहले सेक्शन से। हम यहाँ पर एक पहले सेक्शन लेफ़्ट साइड में टेक्स्ट और राइट साइड में इमेज लगा कर इसे डेवलप करने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपना डैशबोर्ड ओपन करना होगा जहाँ पर मैंने वर्डप्रेस की डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया है। हम इस वेबसाइट को, इस वेब पेज को वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं और एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में इस पेज को बनाने से पहले मैं यहाँ पर एक नया पेज ऐड ऑन करता हूँ। नया पेज ऐड ऑन करने के लिए आपको यहाँ से डैशबोर्ड में लेफ्ट पैनल में पेजेस पर होवर करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस विजिबल होंगे। ऑल पेजेस एंड ऐड न्यू। ऑल पेजेस में आप पहले बने हुए सभी पेजेस को देख पाएंगे एंड ऐड न्यू में आप एक नया पेज ऐड ऑन कर पाएंगे। आप चाहें तो उसे यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप टॉप बार में न्यू ऑप्शन पर होवर करेंगे तो आप यहाँ से नई पोस्ट, मीडिया, पेज, टेम्पलेट या यूज़र कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं न्यू पे होवर करके पेज को क्लिक करता हूँ यहाँ से। तो मैं इस वेब पेज को बनाने का प्रोसेस शुरू करता हूँ नया पेज ऐड ऑन करने से। यहाँ पर मैं पेज का नाम फिलअप कर देता हूँ। पेज का नाम फिलअप करने के बाद आप यहाँ से इसका जो टेम्पलेट है, पेज एट्रीब्यूट्स में इसका टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट रखें। आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है, हर थीम के हिसाब से यहाँ पर पेज की जो विड्थ है, पेज का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग हो सकता है। कई थीम्स में जब आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं और उसे पब्लिश करने पर, मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले पब्लिश करके आपको इस कंट्रोल के बारे में समझा देता हूँ। पेज को व्यू करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें, राइट क्लिक करके न्यू टैब में इसे ओपन करता हूँ मैं। जब आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में इसे क्रॉस करता हूँ, जब यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के तौर पर इसे सिलेक्ट करते हैं तो कई थीम्स में तो यहाँ पर साइड बार अवेलेबल होता है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, लेकिन कई थीम्स में ये फुल विड्थ भी होता है। आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी पेज को सिलेक्ट करें तो उस थीम की सेटिंग्स को ज़रूर वर्कआउट कर लें, उसे चेक कर लें कि उस थीम में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो है वो साइड बार के तौर पर है या फुल विड्थ के तौर पर है। अगर आप इस सेक्शन को, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, एलिमेंटर कैनवस को, एंड देन अपडेट करते हैं तो आप इसका चेंजेस यहाँ पर देख पाएंगे। मैं इसे जब रीलोड करता हूँ तो मेरे पास ये मेन्यू बार और ये टाइटल बार बिल्कुल हट जाएंगे, बिल्कुल स्क्रैच, यानी कि जो हम एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू डिज़ाइन करेंगे मुझे सिर्फ वही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। अगले सेक्शन में मेरे पास एलिमेंटर फुल विड्थ है। एलिमेंटर फुल विड्थ के अंदर हमारा जो कंटेंट है, अभी मेरे पास यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है। जब भी मेरे पास कोई कंटेंट होगा तो वो लेफ़्ट और राइट साइड से स्पेस को बिल्कुल ज़ीरो कर देगा, मार्जिन को ज़ीरो कर देगा और आपका जो कंटेंट है वो फुल विड्थ में दिखने लगेगा। किसी भी तरह का स्पेस लेफ़्ट से और राइट से विजिबल नहीं होगा। एलिमेंटर फुल विड्थ का ये बेनिफिट है। इसके बाद अगला ऑप्शन है लैंडिंग पेज, जो कि एक थीम का पार्ट है, थीम का एक ऑप्शन है। इसे अगर मैं अपडेट करके रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे। इसमें सिर्फ उस थीम में रिलेटेड लैंडिंग पेज ही दिख पाएगा जो एक कस्टमाइज़र के थ्रू, थीम के थ्रू क्रिएट किया गया है। लेकिन मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही रखता हूँ। एंड अपडेट करके अब शुरू करते हैं एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू उसे डिज़ाइन करने की तरफ। मैं इसे एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। डिफ़ॉल्ट में रिफ्रेश करें तो आपको इस तरह से दिखेगा। क्रॉस करता हूँ और एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर उस सेक्शन को एक बार ओवरव्यू देखते हैं। लेफ्ट साइड में मेरे पास टेक्स्ट सेक्शन, राइट साइड में इमेज है। इस राइट साइड वाली जो इमेज है इसे हम बाद में लगाएंगे। इस इमेज की जगह हम इस वीडियो में स्लाइड शो एम्बेड करने वाले हैं, जो कि अभी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस इमेज को इनबिल्ट करने से, अपलोड करने से। इस इमेज को हम अपने सेक्शन पर लगाएंगे, देन हेडिंग को इंपोर्ट करेंगे, उसकी स्टाइलिंग करेंगे, डिस्क्रिप्शन की भी इंपोर्ट करने के बाद स्टाइलिंग करेंगे एंड देन चलेंगे अपने बटन्स की तरफ। उसके बाद हम मार्जिन पर, पैडिंग पर और इसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसकी स्पेसिंग पर काम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस इमेज को अपलोड करने से। आपको इस सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली इमेज ये वाली जिसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। दूसरी इमेज आपकी, इसकी जगह आप अपने बिज़नेस के लोगो को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड इमेज मेरे पास ये वाली, इस इमेज को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये वाली इमेज मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, और इसकी जगह आप उन इमेजेस को भी यहाँ ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट वाली, अवार्ड्स वाली कुछ पिक्चर्स हैं, या आप उन इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें लेफ़्ट से कुछ जगह खाली हो, ताकि आप वहाँ पर कंटेंट को लिख सकें और राइट साइड में इमेज रिप्रेजेंट की जा सके कुछ इस तरह से। एंड देन इसके इफेक्ट्स पर भी काम करेंगे हम कि किस तरह से इमेज मूव नहीं हो रही हमारे पास। तो शुरुआत करेंगे इसे इंपोर्ट करने से। मैं अपने बिज़नेस का लोगो इंपोर्ट करता हूँ एलिमेंटर में।
एक मेन स्ट्रक्चर ऐड ऑन करेंगे जहाँ पर हमारी बैकग्राउंड में स्लाइड शो चलने वाला है। मेन स्ट्रक्चर ऐड करेंगे एंड देन इसके अंदर एक इनर सेक्शन जो कि 2 में डिवाइड होगा, 2 में, जिसमें लेफ्ट साइड में मेरे पास कंटेंट और राइट साइड में इमेज होगी। लेफ्ट साइड में से कंटेंट को इंपोर्ट करता हूँ, इमेज को सिंपली ड्रैग करूँगा। यहाँ पर मेरे पास ये सभी विजेट्स हैं, आप इन्हें यहाँ देख सकते हैं, ये सभी मेरे पास विजेट्स हैं। इन विजेट्स से ही मैं अपनी पूरी वेबसाइट को, वेब पेज को डेवलप करने वाला हूँ। मैं यहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास सर्वर में ऑलरेडी वो इमेज अपलोडेड होगी, मुझे जैसे उसे थोड़ा सा फाइंड आउट करना होगा, अदरवाइज़ मैं उसे डायरेक्टरी से अपलोड भी कर सकता हूँ। अपलोड करने के लिए आपको फाइल मैनेजर में उस इमेज को सिलेक्ट करना है, लेफ़्ट क्लिक करके रखें माउस पर एंड कुछ इस तरह से ड्रैग करें और क्रोम में एलिमेंटर लाइब्रेरी के अंदर वर्डप्रेस मीडिया में से अगर आप लेफ़्ट क्लिक को छोड़ते हैं, ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड, लेफ़्ट क्लिक को छोड़ते ही आपकी ये इमेज अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। एंड देन इसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट मीडिया बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी इमेज कुछ इस तरह से आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखनी शुरू होगी। ये इमेज इस इमेज से काफ़ी डिफरेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इमेज के हमने साइज़ को सेटअप किया हुआ है और अभी तक हमने इस इमेज के साइज़ को सेटअप नहीं किया। साइज़ को सेटअप करने के लिए मैं सबसे पहले इसे लेफ़्ट अलाइन रखता हूँ क्योंकि मैं इस इमेज को यहाँ पर लेफ़्ट में देखना चाहता हूँ और इसका जो इमेज साइज़ रहने वाला है वो रहेगा थंबनेल 150 बाय 150, कुछ इस तरह से। आप चाहे तो इसके साइज़ को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कस्टम पर सेलेक्ट करके आप यहाँ से उस इमेज की विड्थ और हाइट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं अगर इसकी विड्थ को 100 बाय 100 रखता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखती है। सेट रखने से अप्लाई करेंगे, आपकी ये जो इमेज है, जो आपका लोगो है, वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो मैं इसे 150 बाय 150 थंबनेल व्यू में रखता हूँ एंड अपडेट करूँगा इसे। अगर आप अपनी वेब पेज को डेवलप कर रहे हैं और डेवलप करते करते आप इस बटन पर क्लिक नहीं करते, अपडेट के बटन पर, तो आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। इसलिए आप अपने कंटेंट को अपडेट ज़रूर करते रहें। तो इस तरह से आपका बिज़नेस का लोगो अपीयर होगा, इस तरह से दिखेगा। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगले सेक्शन में हमने यहाँ पर एक हेडिंग इंपोर्ट करनी है। मैं इस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड अब इंपोर्ट करेंगे इसकी हेडिंग को इंपोर्ट करने के लिए और विजेट्स को देखने के लिए। इस सेक्शन में अगर आप विजेट्स देखना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप विजेट्स आपके सामने कुछ इस तरह से विजिबल होंगे और मैं यहाँ पर इस लोगो के नीचे हेडिंग को इंपोर्ट करता हूँ। हेडिंग को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर कंटेंट को पेस्ट करना होगा, जो कि मैंने पिछली पेज से कॉपी किया था। राइट क्लिक करके मैं इसे पेस्ट करूँगा यहाँ पर। इसकी अलाइनमेंट को लेफ़्ट रखता हूँ और कंटेंट का जो काम रहेगा वो इतना रहेगा कि मैंने कंटेंट को फिलअप कर लिया। अगर आप इस कंटेंट को लिंक देना चाहते हैं कि कोई इस हेडलाइन पर क्लिक करे और अदर पेज की तरफ डाइवर्ट हो जाए, तो उस पेज का लिंक आपको यहाँ देना है। और हेडिंग का जो साइज़ है उसे यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। इस साइज़ को और भी डिटेल में सेटअप करने के लिए आपको स्टाइलिंग सेक्शन में जाना है एंड टाइपोग्राफी में आप इसके साइज़ को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके साइज़ को मैं 30 पिक्सल्स रखता हूँ। आप यहाँ से इस टेक्स्ट की फ़ॉन्ट फैमिली पर काम कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली मेरे पास जोसेफिन सैंस नाम से फ़ॉन्ट अवेलेबल है, मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। एंड अगर आप इस टेक्स्ट रिलेटेड सेटिंग्स में इसके वेट को बढ़ाते हैं तो आप इस टेक्स्ट की कंटेंट की मोटाई को बढ़ा पाएंगे कुछ इस तरह से। जितना आपका कंटेंट मोटा होगा उतना ही आपको बड़े पिक्सल सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 400 करोगे तो कम मोटाई होगी, अगर 900 करोगे तो इसकी ज़्यादा मोटाई हो जाएगी कंटेंट की। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट रखने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग में, ट्रांसफॉर्म में अगर मैं इसमें अपर केस रखता हूँ तो मेरे सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपर केस हो जाएंगे। लोअर केस में आप इसकी सेटिंग्स कुछ इस तरह से, एंड बाकी सेटिंग्स तो आप इसे समझ ही गए होंगे। कैपिटलाइज में ईच वर्ड कैपिटलाइज होगा आपका। मैं इसे डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। और स्टाइलिंग सेक्शन में अगर आप इसे टेढ़ा करना चाहते हैं टेक्स्ट को थोड़ा सा, तो उसे इटैलिक पर क्लिक करना होगा, अदरवाइज़ आप इसे नॉर्मल रखें तो ज़्यादा बेटर है। डेकोरेशन में अगर आप इसके नीचे लाइन देना चाहते हैं टेक्स्ट के, या इसके ऊपर लाइन देना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से, एंड लाइन थ्रू इस टेक्स्ट को काटना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट को डेकोरेट कर पाएंगे। मैं इसे डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। लाइन हाइट का जो मीन हमारे पास इस तरह से है। अगर आप इस स्लाइडर को बढ़ाते हैं तो आप अपने टेक्स्ट के मार्जिन को, पर्टिकुलर वर्ड के मार्जिन को टॉप और बॉटम से उसकी स्पेसिंग को बढ़ा पाएंगे कुछ इस तरह से। जितना आपका स्लाइडर राइट की तरफ डाइवर्ट होगा उतना ही आपके टेक्स्ट में स्पेस बनता जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट करने के लिए आपको ये फील्ड को एम्प्टी रखना होगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी लेटर स्पेसिंग के अंदर आप इन पर्टिकुलर लेटर्स के बीच में जो स्पेस है, यानी कि एम और ए के बीच के स्पेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, या इसी तरह बाकी अल्फ़ाबेट्स की भी आप स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस स्पेस को इस तरह से राइट की तरफ बढ़ाएं। जैसे जैसे स्लाइडर आपका राइट की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे कंटेंट में, अल्फ़ाबेट्स में
बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट रखने के लिए आपको स्पेस खाली रखना है। अगर आप अपने इस टेक्स्ट को, कंटेंट को कलर देना चाहते हैं तो आप उस कलर को यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। कलर को सेटअप करने के लिए आप एलिमेंटर की लाइब्रेरी के द्वारा प्रोवाइडेड इस प्लेटफॉर्म से भी कलर को सेटअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हेक्सा कोड को यहाँ पेस्ट करके, एलिमेंटर के अंदर हेक्सा कोड कुछ इस तरह से काम करता है कि वो हर कलर को एक कोड के रूप में रिप्रेजेंट करता है। आप अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोड को मेंशन करेंगे तो एग्जैक्टली वही कलर इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर कोड फिलअप करता हूँ, इसके आगे ही फिलअप कर दूँगा और बाकी के कोड को डिलीट कर दूँगा। मेरा जो हेक्सा कोड है वो 3F3F4, बाकी कोड को डिलीट करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट का जो कलर है वो इस तरह से दिखेगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद कंटेंट की तरफ चलेंगे। स्टाइलिंग पर हम बाद में भी काम करने वाले इसमें। स्पेसिंग की तरफ अब चलेंगे। डिस्क्रिप्शन की तरफ, डिस्क्रिप्शन को हम इसमें इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं विजेट्स को फाइंड आउट करूँगा और डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ टेक्स्ट एडिटर। सिंपली ड्रैग करेंगे इसके नीचे। यहाँ पर मेरे पास डमी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं बस इसकी स्टाइलिंग पर थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। स्टाइलिंग सेक्शन में जाकर इसकी अलाइनमेंट को मैं लेफ़्ट रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन के कलर को भी सेटअप कर देता हूँ। अब चलते हैं इसकी टाइपोग्राफी की तरफ, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली की तरफ, कि मैं इसका जो फ़ॉन्ट रखता हूँ वो रखता हूँ मॉन्टसेरेट नाम से। मेरे पास यहाँ फ़ॉन्ट अवेलेबल है, MONTSERRAT, मॉन्टसेरेट। ये डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट है जिससे डिस्क्रिप्शन को पढ़ने में भी काफ़ी इजीनेस रहती है। इसका जो साइज़ सेटअप करता हूँ मैं 16 पिक्सल सेटअप करता हूँ। 16 पिक्सल्स आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग से 15, 13, 20 या जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे रख सकते हैं। लाइन हाइट या लेटर स्पेसिंग मैनेज करने के लिए इनमें से किसी भी सेटिंग्स को एक्सेस करें या चेंज करके आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इन बटन्स की तरफ कि किस तरह से हम इन बटन्स को क्रिएट कर पाते हैं, उस प्रोसेस को जानते हैं। इन बटन्स को ऐड ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं उन विजेट्स को स्क्रीन पर चेकआउट करता हूँ, देखता हूँ और इनर सेक्शन को इसमें इंपोर्ट करता हूँ। इनर सेक्शन को आप सिंपली अगर ड्रैग करते हैं तो आप इस तरह से देख पाएंगे। अभी हमारे पास ये जो इनर सेक्शन है ये डिस्क्रिप्शन के नीचे अपलोड नहीं हो रहा है, ड्रैग नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 सेक्शंस इसमें हैं और एलिमेंटर 2 से ज़्यादा सेक्शंस के अंदर इनर सेक्शन इंपोर्ट नहीं करने देता। सबसे पहला सेक्शन हमारा मेन स्ट्रक्चर जो कि 1 कॉलम का है, दूसरा स्ट्रक्चर मेरे पास इनर कॉलम का है। इस 2 से ज़्यादा मैं इनर सेक्शंस को ऐड ऑन नहीं कर सकता। अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा, इस इनर सेक्शन को मुझे क्रॉस करना होगा। मैं इसे डिलीट करता हूँ और जो मेरा मेन स्ट्रक्चर है मैं उस कॉलम को, मेन स्ट्रक्चर की कॉलम, ध्यान रहे आपको इनर सेक्शन की नहीं मेन स्ट्रक्चर की कॉलम की सेटिंग्स पर राइट क्लिक करना है एंड इसे डुप्लीकेट करना है। तो आप उसे कुछ इस तरह से देख पाएंगे। अभी आपके पास 2 तरह के इनर कॉलम्स दिख गए हैं जिसमें से मैं लेफ़्ट में जितना भी कंटेंट है इसे ड्रैग करके इस कॉलम से बाहर ले आऊँगा और मेन स्ट्रक्चर के अंदर इसे ले जाऊँगा। इसी तरह से हेडिंग को भी, लोगों के नीचे एंड डिस्क्रिप्शन को भी इनर सेक्शन से बाहर ले आएंगे इसे। एंड राइट में इस कंटेंट को मैं डिलीट कर दूंगा। मैं इनर सेक्शन को सिंपली यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। मेरे पास राइट साइड में यहाँ इमेजेस के लिए स्पेस अवेलेबल हो गया है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक इनर सेक्शन अवेलेबल है जिसे मैं 2 में डिवाइड करूँगा, डुप्लीकेट करके, राइट एंड डुप्लीकेट। इसे डुप्लीकेट करने का मेरे पास मोटिव ये है कि मैं यहाँ पर 2 बटन्स को एम्बेड कर पाऊँ। सबसे पहले सेक्शन में पहला बटन, दूसरे सेक्शन में दूसरा बटन ऐड ऑन होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बटन को इस सेक्शन में ऐड ऑन करने से। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बटन के नाम से एंड सिंपली ड्रैग करता हूँ इस बटन को प्लस के साइन पर, और यहाँ जो टेक्स्ट लिखने वाला हूँ वो मैं गेट सर्विसेज के नाम से। अगर आप इस बटन का लिंक उस पेज से देना चाहते हैं जिस पेज पर आप उस फॉर्म को लगाना चाहते हैं, ताकि कोई भी इस बटन पर प्रेस करे और फॉर्म फिलअप करके आपकी सर्विसेज ले लें, तो उस पेज का जो लिंक है, उस फॉर्म का जो लिंक है उसे आप यहाँ पर देंगे तो आपका ये जो बटन है ये उसकी तरफ डाइवर्ट कर देगा। मैं अभी के लिए इसे सिंपल हैश रखता हूँ। हैश यानी कि एक सिंपल लिंक जो कि एक्टिवनेस को डिफाइन करता है कि ये लिंक है। इसकी अलाइनमेंट को मैं सेंटर में रखता हूँ और इसे स्मॉल आइकन सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके इस तरह का आइकन देखना चाहता हूँ। प्लस के साइन में मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ लिंक, इंसर्ट करें एंड आपका आइकन कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। आइकन की टेक्स्ट से स्पेसिंग बनाने के लिए आपको इस स्लाइडर को ड्रैग करना होगा और बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी रखने के लिए आपको ये फील्ड एम्प्टी रखनी होगी, खाली रखनी होगी। अगर आइकन को आप यहाँ ना दिखाकर सर्विसेज के बाद दिखाना चाहते हैं या सबसे लास्ट में दिखाना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको आइकन की जो पोजीशन है उसे आफ्टर सेलेक्ट करना होगा। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट बिफोर रखता हूँ क्योंकि मैं इसमें बिफोर ही देखना चाहता हूँ, मेरे लिए ये सूटेबल है। अब चलते हैं, कंटेंट हमारा रेडी है, अब चलते हैं इसकी स्टाइलिंग की तरफ। स्टाइलिंग में मैं इसकी जो टाइपोग्राफी रखने वाला हूँ वो जोसेफिन सैंस के नाम से, जैसी मेरी हेडिंग थी उसे रखूँगा। एंड इसका साइज़ रहने वाला है 15 पिक्सल्स। आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं इसके वेट, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टाइल, डेकोरेशन और लाइन हाइट स्पेसिंग को। तो हमारा जो कंटेंट है वो एकदम रेडी है। कंटेंट को रेडी करने के बाद अब मैं इसकी कलर कॉम्बिनेशंस पर काम करता हूँ। कलर कॉम्बिनेशंस को आप दो तरह से मैनेज कर सकते हैं, एक नॉर्मल सेक्शन और एक होवर सेक्शन। नॉर्मल सेक्शन जो होता है वो इस तरह से हमें दिखता है कि अभी हमने इस पर माउस होवर नहीं किया, बटन पर किसी भी तरह का माउस होवर नहीं किया, तो ये मेरे पास नॉर्मल सेटिंग्स है। अगर आप होवर पर क्लिक करके सेटिंग्स को चेंज करते हैं तो ये हमारे पास जो सेटिंग्स चेंज होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि मैं इस पर होवर करूं तो मेरे पास क्या कलर शो हो, टेक्स्ट का कलर क्या हो, बॉर्डर का कलर क्या हो और बैकग्राउंड कलर क्या हो। तो इस तरह से मैं बटन को नॉर्मल, अगर सेटिंग्स को चेंज करना है तो मैं नॉर्मल यानी कि माउस होवर ना करने पर वो बटन किस तरह का दिखे और होवर करने पर वो बटन किस तरह का दिखे, उन सेटिंग्स को मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। मैं शुरुआत करता हूँ नॉर्मल सेक्शन से। नॉर्मल सेक्शन में जो मेरा टेक्स्ट कलर रहने वाला है वो वाइट कलर का रहने वाला है और इसका जो बैकग्राउंड कलर रहने वाला है, तो मेरे पास ये हेक्सा कोड अवेलेबल है जिसे मैं बैकग्राउंड कलर के तौर पर यूज़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका एक बॉर्डर भी हो जिसे मैं सॉलिड रखता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो 1 पिक्सल। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट हर तरफ से मैं इसकी जो बैकग्राउंड है, जो बॉर्डर है, उसे मैं एक एक पिक्सल रखना चाहता हूँ। जैसे जैसे मैं बॉर्डर्स को बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे आप इफेक्ट देख पाएंगे। बॉर्डर को भी इसमें याद से कलर दें, मैं बॉर्डर का कलर भी कुछ इस तरह से रखता हूँ और आपको अभी के लिए मैं बॉर्डर दिखाने के लिए कोई अलग कलर पिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसे सेटअप करता हूँ। मैं हेक्सा कोड पेस्ट करूँगा और बॉर्डर कलर दिखाने के लिए आप यहाँ से इसका चेंज देख सकते हैं। जैसे जैसे आप विड्थ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बॉर्डर की विड्थ भी बढ़ती जाएगी। मैं इसे 1 पिक्सल रखता हूँ तो 1 पिक्सल में आपका बॉर्डर कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इसके कलर को दोबारा सेटअप करता हूँ क्योंकि मैंने आपको जस्ट एन एग्जांपल के लिए दिखाया था। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर सेटअप कर सकता हूँ और बैकग्राउंड कलर जैसा है मेरा वैसा ही मैं बॉर्डर कलर भी रखता हूँ। बॉर्डर कलर रखने के बाद बॉर्डर रेडियस को मैं 0, अगर आप बॉर्डर रेडियस को आप बढ़ाते जाएंगे तो बॉर्डर की गोलाई को आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं। मैं इसे 0 रखता हूँ क्योंकि मुझे कॉर्नर्स जो एजेस हैं वो नुकीले चाहिए। आप बटन की पैडिंग को मैनुअली मैनेज कर सकते हैं। इसकी स्पेसिंग को मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ को जब आप चेंज करते हैं, मैं इस बटन को जब ऑफ करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं इसकी जो टॉप से पैडिंग है, पैडिंग इन द सेंस स्पेसिंग से है कि आप किस तरह से टेक्स्ट की उस एरिया से स्पेसिंग को बना पाते हैं, उसे हम पैडिंग के अंदर डिनोट करते हैं। मैं टॉप से 10 पिक्सल्स, राइट से 20, बॉटम से 10 एंड लेफ्ट से भी 20 पिक्सल्स रखता हूँ। तो इस तरह से मेरा जो बटन है वो नॉर्मल सेक्शन में कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगले सेक्शन में मैं इसे होवर करने पर मेरा इफेक्ट जो रहे वो किस तरह का रहे वो मैं इसे यहाँ से सेटअप करूँगा। होवर करने पर मेरा जो टेक्स्ट कलर रहने वाला है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है जैसा मेरा बैकग्राउंड कलर था। टेक्स्ट कलर का हेक्सा कोड मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और जो मेरा बैकग्राउंड कलर रहने वाला है, बैकग्राउंड कलर की मैं ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रखना चाहता। ट्रांसपेरेंसी को 0 कर दूँगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप इस कॉलम से सेटअप कर सकते हैं। मैं इसमें कोई भी कलर सेटअप करता हूँ। होवर करने पर आपका बैकग्राउंड इतना दिखता है। जब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल लो कर देता हूँ तो आपको ट्रांसपेरेंट लेवल इतना दिखेगा। मैं इसे बिल्कुल 0 रखता हूँ। वाइट रखने के बाद 0 और बॉर्डर कलर भी वैसा ही। तो कुछ इस तरह से आपका बटन का इफेक्ट रहने वाला है। अगर आप इस बटन पर होवर का एनिमेशन देना चाहते हैं कि जब आप इस बटन पर होवर करें तो आपका बटन ग्रो करे, ऊपर उठ के आए, तो उस एनिमेशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बटन के अंदर स्टाइल सेक्शन में होवर पैनल के अंदर होवर एनिमेशन पर ग्रो सेलेक्ट करना है। तो बटन पर होवर करते ही आप इस तरह से इसे देख पाएंगे। जिस तरह से हमने इस बटन को क्रिएट किया वैसे ही हम इसके साथ वाले बटन को क्रिएट करेंगे। जैसे इसकी कलर प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देंगे और आइकन एंड टेक्स्ट को। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इस एलिमेंट को दोबारा से यहाँ लाने के लिए इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के लिए आपको इस बटन पर एलिमेंट पर राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, प्लस के साइन पर जाकर आप इसे पेस्ट कर दें। इस तरह से आपका विजेट को दोबारा बनाने का जो समय है वो सेव हो जाता है और सिंपल कंटेंट को मॉडिफाई करके आप अपने अगले बटन को, अपने दूसरे बटन को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ और आइकन मेरे पास रहने वाला है यहाँ इन्फो के नाम से, एक्सक्लेमेशन।
एक्सक्लेमेशन ना रख के मैं इसमें सिंपली इन्फो सर्च करता हूँ तो मुझे इस तरह का दिखता है। इसके लिए मैं इसे सेलेक्ट करूँगा एंड चलते हैं इसकी कलर की सेटिंग्स की तरफ। कलर की सेटिंग्स में स्टाइलिंग सेक्शन में नॉर्मल मुझे जो बटन दिखे वो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए मुझे, जैसा यहाँ दिख रहा है ब्लू कलर का मेरे पास आइकन है इसमें। तो यहाँ पर मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर रखने वाला हूँ वो ट्रांसपेरेंट रखने वाला हूँ, ट्रांसपेरेंट कुछ इस तरह से। और जो मेरा टेक्स्ट कलर रहने वाला है उसका मेरे पास हेक्सा कोड अवेलेबल है। मैं इस हेक्स कोड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसे बॉर्डर कलर में भी दे पाऊँ। बॉर्डर कलर को भी मैं इस तरह से पेस्ट करूँगा और मेरे पास ये कुछ इस तरह का दिख। इस बटन पर मैं किसी भी तरह का एनिमेशन नहीं लगाना चाहता। एनिमेशन ना लगाने के लिए आपको होवर सेक्शन में जाना है और ग्रो एनिमेशन को क्रॉस कर देना है। तो अब आप किसी भी तरह का एनिमेशन इस बटन पर नहीं देख पाएंगे। और टेक्स्ट कलर में भी मैं उस कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर इसमें मेरा वाइट रहना चाहिए, बैकग्राउंड कलर मेरे पास इसमें ब्लू रहना चाहिए एंड जो बॉर्डर कलर है बॉर्डर कलर मेरे पास ब्लू रहे, कुछ इस तरह से। तो आप ये देख पाएंगे जैसे कि आप इस सेक्शन में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपका बटन भी ऑलरेडी तैयार है। जब आप अपडेट करने के बाद इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो आपको इस तरह से दिखने लगेगा। अभी आपका जो कंटेंट है वो मिस अलाइनमेंट में बना हुआ है, यानी कि किसी भी तरह का अलाइनमेंट नहीं है। मैं इस बटन को इस बटन के साथ लगा देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी से, बटन को साथ लगाते हैं और मैं इसके लिए इस कॉलम को डुप्लीकेट करूँगा एंड इस एलिमेंट को डिलीट कर दूँगा। प्रीव्यू देखने पर आपका जो बटन है कुछ इस तरह से साथ साथ दिखेगा। इसके बाद चलते हैं मार्जिन की तरफ। मार्जिन आप इन बटन्स का डिस्क्रिप्शन से जो मार्जिन है हम उसे सेटअप करते हैं। मार्जिन को सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन की एलिमेंट पर क्लिक करना है। एडवांस सेक्शन में जाकर आपको इसकी पैडिंग की इस बटन को ऑफ करना है। टॉप एंड बॉटम से मैं से 10 पिक्सल्स टॉप से और 10 पिक्सल्स बॉटम से इसकी स्पेसिंग को बढ़ा देता हूँ। आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं, घटाए बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है अगले सेक्शन की। अगले प्रोसेस के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि इस हेडिंग की इस लोगो से स्पेसिंग को बनाना चाहते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, लोगो की सेटिंग्स को एक्सेस करना होगा। मैं लोगो की सेटिंग्स को ओपन करता हूँ। एलिमेंट पर क्लिक करके एडवांस सेक्शन में मैं इसकी पैडिंग को इसे ऑफ करूँगा और बॉटम से मैं इसे 30 पिक्सल रखता हूँ। अगर मैं इस बटन को ऑफ ना करके चेंज करता हूँ तो मैं जैसे जैसे आप देख रहे हैं बॉटम की सेटिंग को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे बाकी सभी एरिया की सेटिंग्स भी बढ़ रही हैं। इसीलिए मैंने इस बटन को ऑफ किया ताकि मैं सभी प्रॉपर्टीज़ को सेपरेटली एडिट कर पाऊँ। मैं बॉटम से 30 पिक्सल रखता हूँ। तो प्रीव्यू देखने पर आपको इस तरह का दिखेगा। अभी आपके पास लोगो और हेडिंग के बीच में जो स्पेस है वो आपको बराबर मिल गया है और डिस्क्रिप्शन के बीच में और हेडिंग के बीच में भी स्पेस ऑलरेडी मेंटेन्ड है एंड आपका बटन्स और डिस्क्रिप्शन के बीच में जो स्पेस है आप उसे भी देख पा रहे हैं। अब चलते हैं कंटेंट में इमेजेस की तरफ। बैकग्राउंड में इमेजेस के स्लाइड शो की तरफ चलते हैं। स्लाइड शो लगाने के लिए आपको मेन स्ट्रक्चर में जाना है। इस मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए आपको बीच वाले बटन पर क्लिक करना है एंड स्टाइल सेक्शन में जाकर आपको यहाँ स्लाइड शो सेलेक्ट करना है। स्लाइड शो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से उन इमेजेस को सेलेक्ट करें जो आप लगाना चाहते हैं। मैं उसे सिंपली अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। इस इमेज को एंड इस इमेज को मल्टीपली ड्रैग करें कुछ इस तरह से। अपने माउस पर लेफ़्ट क्लिक दबा के रखें एंड इस लाइब्रेरी में जाकर आप जैसे ही लेफ़्ट क्लिक छोड़ते हैं आपकी फाइल्स ड्रॉप हो जाएंगी। तो इमेजेस के अपलोड होने के बाद आप क्रिएट ए न्यू गैलरी के बटन पर क्लिक करें एंड देन यहाँ पर इंसर्ट गैलरी पर क्लिक करें। तो आपकी जो इमेज है वो कुछ इस तरह से आपको दिखनी शुरू होंगी। आपने इस सेक्शन में देखा कि आपके पास सिर्फ एक इमेज लगी हुई है, जबकि आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से एक स्लाइड शो एम्बेड कर पाते हैं। तो अभी हमने जो स्लाइड शो एम्बेड किया है इसकी हमें सेटिंग्स पर अभी और काम करना होगा। मेरे पास यहाँ स्पेसिंग रिक्वायर्ड दिख रही है, मुझे स्पेसिंग को कम करना है और इस पूरे कंटेंट को मैं फुल स्क्रीन में देखना चाहता हूँ जैसा कि मेरे पास ये कंटेंट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं स्लाइड शो की सेटिंग्स को एक्सेस करता हूँ मेन स्ट्रक्चर में जाकर और लेआउट सेक्शन में मैं इस सेक्शन को स्ट्रेच करता हूँ ताकि ये फैला हुआ कुछ इस तरह से दिखे। अब चलते हैं इस स्लाइड शो सेटिंग्स की तरफ। स्टाइलिंग सेक्शन में मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में आप यहाँ पर बैकग्राउंड साइज़ देख रहे हैं। बैकग्राउंड साइज़ को आपको यहाँ कवर रखना है। बैकग्राउंड पोजीशन को आपको सेंटर रखनी है एंड देन की बर्न्स इफेक्ट को अगर आप ऑन करते हैं तो आप इफेक्ट को कुछ इस तरह से देख पाएंगे। आपकी जो इमेज है वो जूम होते हुए फेड हो रही है, यानी कि एक जो स्लाइड है वो पहले जूम हो रही है एंड देन चेंज हो रही है, जो कि हमारे पास इस सेक्शन में नहीं है। हम इसकी मार्जिन रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पर काम करते हैं। मार्जिन को सेटअप करने के लिए मैं मेन स्ट्रक्चर में सेटअप करता हूँ। एडवांस सेक्शन में आप मार्जिन को अगर मैनुअली बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे टॉप एंड बॉटम से मार्जिन को बढ़ा सकते हैं।
तो अभी आपका टॉप एंड बॉटम से मार्जिन बढ़ रहा है, लेकिन अभी मुझे कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए, इस कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए। तो इसके लिए मुझे पैडिंग को चेंज करना होगा। पैडिंग को चेंज करने के लिए मैं इस बटन को ऑफ करता हूँ। टॉप एंड बॉटम से मैं इसे 100 पिक्सल टॉप से 100 पिक्सल बॉटम से रखता हूँ। अपडेट करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो कुछ इस तरह से आप इस इमेज को देख पाएंगे। तो आपका ये कंटेंट इस तरह से रेडी होगा। अभी हमारे पास कुछ सेटिंग्स और भी हैं जिसे मैनेज करना बाकी है, उसके बाद आपका ये सेक्शन डेवलप हो जाएगा। मुझे क्या करना है, अभी मेरे पास ये जो 2 कॉलम है इसकी अलाइनमेंट को मिडल रखना है, यानी कि जहाँ ये अगर मैं आगे फ्यूचर में यहाँ पर कोई फॉर्म एम्बेड करता हूँ और इसकी अलाइनमेंट को बना के रखना चाहता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं इसको दिखाता हूँ आपको। हेडिंग को जब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो ये जो हेडिंग है ये इसकी अलाइनमेंट में नहीं है। ये हेडिंग हमारे पास ऊपर शो हो रही है और ये अलाइनमेंट भी हमारे पास टॉप में शो हो रहा है। इन दोनों को एक ही सीध में लाने के लिए मुझे क्या करना है, कॉलम की सेटिंग में जाना है, मेन स्ट्रक्चर की उस कॉलम को चेंज करें, लेफ्ट क्लिक करें एंड वर्टिकल अलाइनमेंट में मिडल, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सेंटर। ऐसा ही इसी कॉलम के साथ मिडल और सेंटर करते ही आपकी जो अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आपका ये सेक्शन प्रिपेयर्ड है। मैं इस हेडिंग को डिलीट कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ। अगर आप इस सेक्शन को मैनुअली चेंज नहीं करना चाहते, वर्डप्रेस की टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यानी कि जस्ट एन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर आप मैनुअली यहाँ से चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा अच्छी पैडिंग के लिए, अच्छी मार्जिन के लिए, तो उसके लिए आप इस बटन को मैं 0 करता हूँ एंड लेआउट सेक्शन में मैं जैसे ही इसकी हाइट को फिट टू स्क्रीन करता हूँ तो मैं इसे इस तरह से देख पाऊँगा। ऑटोमेटिकली पैडिंग को मैनेज करने के लिए मैं फिट टू स्क्रीन ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। अभी एक सेक्शन आप और देख रहे हैं कि जैसे मैं इस इमेज को नीचे की तरफ करता हूँ तो इमेज भी कंटेंट के साथ साथ मूव हो रही है। ये देखिए इमेज ये कंटेंट के साथ साथ ऊपर की ओर मूव हो रही है, जबकि इस सेक्शन में ऐसा नहीं है। इस सेक्शन में इमेज मेरे पास स्टिल है और जो कंटेंट है वो मूव हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अभी ये मेरे पास इमेज, इसके लिए मुझे इमेज प्रॉपर्टी को रखना होगा, स्लाइड शो नहीं रखना होगा। स्लाइड शो में हमेशा साथ साथ मूव होता दिखता है। इसके लिए मैं मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करता हूँ। स्टाइल सेक्शन में मुझे यहाँ पर फिर इमेज सेलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पोजीशनिंग रखनी है, सेंटर अटैचमेंट फिक्स रखनी है, रिपीट नो रिपीट एंड साइज़ जो रहने वाला है वो कवर। तो प्रीव्यू देखते ही आपकी इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये जो इमेज है मेरे पास फिक्स है और कंटेंट मूव हो रहा है। इसी तरह से स्लाइड शो में मेरे पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है। स्लाइड शो के ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर स्लाइड शो के बटन पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास स्लाइड शो अवेलेबल है। अगर आप इस इफेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आपकी इमेज जूम हो रही है एंड देन फेड ट्रांजिशन में चेंज हो रही है। यहाँ पर मेरे पास जो ट्रांजिशन है वो फेड है, यानी कि एक इमेज दूसरी इमेज पर जाने से पहले फेड हो रही है। अगर आप इस एनिमेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट करें। स्लाइड लेफ्ट में करता हूँ तो आप इसका एनिमेशन इस तरह से देख पाएंगे स्क्रीन पर। ये इमेज दूसरी इमेज पर आने के बाद कुछ इस तरह से स्लाइड होगी। तो आप जैसा इफेक्ट इसमें लगाना चाहते हैं वैसा लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने कंटेंट को हमेशा अपडेट ज़रूर करें। मैं इसे फेड रखता हूँ, अपडेट करता हूँ एंड आपका जो होम का सेक्शन है, फ्रंट का सेक्शन, जिससे एक विजिटर को अट्रैक्टिवनेस दिखने वाली है, वो एकदम तैयार है।